दो शहरी दो गांव की ननद। जबलपुर गांव में रहने वाली मेनका की 4 बेटी और एक बेटा था। रवि चारों बहनों में सबसे बड़ा था। उसकी शादी 2 बरस पहले चेताली से हो चुकी थी। जहां मेनका की 2 बेटियां उर्वी और कायशा हजारों किलोमीटर दूर शहर में पढ़ रही थीं, वहीं उसकी 2 बेटी मानवी और सिया गांव में ही रह रही थी। हॉल में बैठी मेनका फोन पर बात कर रही थी, तभी हाथों में चाय का कप लिए उसकी बहू चैताली वहां आती है। क्या बात है माँ जी, आज आप बड़ी खुश लग रही हैं। पूरा घर आंगन आपकी खिलखिलाहट से चिड़िया की तरह चहक उठा है। अरे बहू, बात ही ऐसी है, शहर से तेरी दोनों ननद गांव आ रही हैं। आज तू मेरी दोनों बेटियों के मनपसंद का खाना बनाना और तुम दोनों जाकर उनके कमरे की सफाई करो। कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि मेरी 2 बेटियां इतनी बोर्डम हैं। चैताली की दोनों ननद बेहद ही सीधी सादी थी। सिर्फ सलवार सूट ही उनका पहरावा था। पढ़ाई के प्रति उनका खास रुझान होने के बावजूद भी मेनका ने उनके कदम मैट्रिक के बाद घर में बांध दिए और दूसरी ओर अपनी 2 बेटियों को पढ़ने के लिए जमा पूंजी से शहर भेज दिया। कुछ ही घंटों में मेनका की दोनों बेटी मॉडर्न अवतार में लगेज लिए घर में दस्तक देती हैं। मॉम, आओ आओ मेरी लाडली बेटियों, तुम्हें देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थीं। पूरे 3 साल बाद तुम्हें देखा है। शहर में जाकर और ज्यादा सुंदर हो गई हो। किसी की बुरी नजर ना लगे तुम्हें। ओह मॉम, अब आपकी बेटी शहर में रहती हैं, वहाँ के लोग गांव देहात की नजर गुजर जैसी बेतुकी बातों में भरोसा नहीं करते। मॉम प्लीज सामने से साइड हटिए। अगर 1 सेकेंड और हम ये लगेज लेकर खड़े रहे तो बेहोश ना हो जाएं। अरे बेहोश हो मेरी बेटियों की दुश्मन, आओ आओ बैठो। मेनका अपनी दोनों बेटियों से बातें ही कर रही थी कि तभी चैताली अपनी शहरी ननद के लिए चाय नाश्ते की थाली लिए हुए उनके सामने आती है। ये लो मेरी प्यारी ननद जी, चैताली स्पेशल चाय देखो। तुम्हारी भाभी तुम दोनों की पसंद 3 सालों में भी भूली नहीं है। मुझे याद है कि तुम्हें चाय पर पालक पनीर के पकौड़े कितने पसंद हैं। भाभी, अब हमारी पसंद पहले जैसी नहीं रही। ये समोसे पकौड़े हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेकार हैं। मगर मैंने बड़ी मन से तुम दोनों के लिए इतना सब बनाया था, अब ये बर्बाद हो जाएगा। अरे भाभी, बर्बाद क्यों होगा? हमारी गांव की गवार बहनों को ये तला भुना खाने को दे दो और हम दोनों बहनों के लिए ब्लैक कॉफी बना दो। अपनी शहरी ननदों के ताने बाने सुनकर चैताली का मन अपनी भोली भाली गांव की ननद के लिए भर जाता है। तभी उदास आंखों से मानवी मर्म लहजे में कहती है, सही तो कह रही है सौम्या भाभी, वैसे भी हम दोनों बहनों को दाल चावल के सिवा मेहमानों के आने के मौके पर तो ये पूरी पकवान नसीब होता है। अपनी दोनों ननद के शब्दों में शुमार दुख को भाप कर उनकी भाभी चैताली उनके पीछे पीछे कमरे में आ पहुंचती है, जहां दोनों बहनें पपक पपक कर रो रही होती हैं। तभी चैताली उन्हें चुप कराती है। मानवी, सिया, चुप हो जाओ। आंसू बहाना समझदारी नहीं बल्कि बुज़दिली है। हम क्या करें भाभी माँ, हम चारों बहनों में ये दोहरा बर्ताव क्यों करती हैं? एक ओर वो उर्वी और कायशा पर जान छिड़कती हैं, वहीं दूसरी ओर हम दोनों बहनों को दुत्कारती रहती हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे माँ ने हमें अपने कोख से जन्म ही नहीं दिया। अपनी ननद के बहते आंसू देखकर चैताली अपने पति रवि के आने पर उसे ये समस्या साझा करती है। अजी माँ जी का अपनी बेटियों के प्रति ऐसा दोहरा बर्ताव उनकी बेटियों में बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है। चैताली, ये देखने के सिवा हमारे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं। माँ के लिए उसकी शहरी बेटियों से बढ़कर कोई नहीं। चैताली सारी रात अपनी सास के स्वभाव के बारे में सोचती है। अगली सुबह उर्वी अपनी बहनों को नीचा दिखाते हुए कहती है, अरे मानवी, सिया, साल के 365 दिन तुम दोनों सलवार सूट पहनकर बोर नहीं होती हो क्या? जब देखो एकदम स्वामी टाइप की बनी फिरती हो। जमाना इतना आगे बढ़ चुका है, मगर तुम दोनों बहनें मॉडर्न बनने की बजाय बोर्डम बनी बैठी हो। उर्वी, सलवार सूट और साड़ी तो हमारी संस्कृति और सभ्यता है। शायद शहर जाकर तुम दोनों ने लोगों की देखा देखी इस बात को बिसार दिया है। चैताली की फटकार उसकी शहरी ननद को औंधे मुंह कर देता है, जिसके बाद दोनों बहन पांव पटकते हुए कमरे में चली जाती हैं और मेनका कहती है, अरे चैताली बहू, क्या जरूरत थी तुझे अपनी चलाने की? देखा, दुखा दिया ना मेरी दोनों बेटियों का दिल। ये सुनकर मेनका की बेटी मानवी उससे कहती है,
क्या बात है माँ, शहर से आई अपनी बेटियों के लिए दो बुरे शब्द भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुए और ननद भाभी के बीच एक छोटी मोटी नोक झोंक देखकर आपको गवारा ना हुआ? मानवी, खबरदार जो मुझसे इतनी बेरुखी से बात की तो। माँ जी, मानवी खरा सच कह रही है। अगर चार ननद के बीच ये भेदभाव उनकी भाभी करती तो क्षण भर को शोभा देता, मगर आप तो उनकी जननी हैं। फिर अपने ही खून में ये दोहरा बर्ताव क्यों? अच्छा, तभी मैं सोचूं कि मेरी गाय जैसी बेटियों के मुंह में जुबान कैसे आ गया। ये माँ बेटी के बीच तेरी मंथराई का नतीजा है। माँ जी, आप मेरी बात का गलत माने मिला रही हैं। अगर मैं भाभी होकर अपनी चारों ननद को एक ही नजरिए से नाप सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? माँ होकर भी आप अपनी चारों बेटियों को समझ नहीं पाई? बहू के लाख समझाने बुझाने के बावजूद मेनका में अपनी गांव की बेटियों के प्रति रूखे बर्ताव में रत्ती भर का भी बदलाव नहीं आता। समय बीतता है। एक रोज मेनका अपनी चारों बेटियों के लिए कपड़े खरीद कर लाती हुई कमरे में बैठी बड़बड़ा रही होती है। ये दोनों फैशनेबल कपड़े मेरी शायरी बेटियों पर बहुत फबेंगे। बाकी मेरी गवार बेटियों के लिए ये सस्ते सलवार सूट ही बहुत हैं। इसके बाद मेनका अपनी चारों बेटियों को बुलाकर उन्हें एक एक जोड़ी कपड़े दे देती है, जिसे देखकर मानवी और सिया फूले नहीं समाती और बोल पड़ती हैं। शुक्रिया माँ, ये तोहफा हम बहनों के लिए बेशकीमती है। माँ, इसकी क्या जरूरत थी, हमारे पास बहुत तेरे सूट थे। रख लो सिया और मानवी, माँ जी का आशीर्वाद समझकर। अरे उर्वी, कायशा, तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों फीकी पड़ गई? गिफ्ट पसंद नहीं आया क्या? गिफ्ट माय फुट। माँ, आप भी हमारी गांव की बहनों से कम बोडम नहीं है। हर ये टुच्चे से कपड़े हम नहीं पहनते। हम शहर के बड़े बड़े मॉल के ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। ये आप ही रखिए। रहने दे उर्वी, खामखा कहाँ सर खपा रही है। माँ के कदम इस गांव से बाहर गए होते तब तो इनका संसार तो इस 6 मीटर की साड़ी में समाया है। अपनी बेटियों का रईसी का रुझान देखकर मेनका की भटक खुल जाती है। बावजूद इसके शब्द उसका साथ छोड़ देते हैं। तभी चैताली कहती है, बस करो, तुम दोनों ने रिश्तों को रौंद कर रख दिया है। कभी सोचा है तुम्हारे कड़वे शब्द कितनों के दिल को छल्ली छल्ली करते हैं? इंसान मॉडर्न पहरावे से नहीं, सुनहरी सोच से होता है। ओ प्लीज भाभी, ये भाषण झाड़ना बंद करो, समझी? और माँ, तुम्हारे सामने कल की आई भाभी हम ननद को नीचा दिखा रही है और तुम बुद्ध बनी खड़ी हो। अब हम एक पल भी यहाँ नहीं ठहरेंगी। इतने के बाद उर्वी और कायशा शहर लौट जाती हैं और पढ़ाई के पूरी होने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंचती हैं। देखना कायशा, हमारे आकर्षक छवि के कारण मैनेजर का पद तो पक्का है। हाँ, बस एक बार ये जॉब हाथ आ जाए, फिर हम पीछे मुड़कर परिवार को नहीं देखना पड़ेगा। दोनों बहनें बड़बड़ा ही रही थी, तभी कंपनी के केबिन में कंपनी की मालकिन सेलिना साड़ी का पहरावा पहने पहुंचती है। कुछ देर बाद, सॉरी, मगर तुम दोनों में इस कंपनी में काम करने की काबिलियत नहीं है। मगर मैम, बगैर हमारी डिग्री देखे आप फैसला कैसे कर सकती हैं? लुक एट योरसेल्फ, इस शॉर्ट्स पहनावे के साथ तुम्हें ये क्लार्क का काम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस ऑफिस में इंडियन कल्चर अलाउड है। तुम जा सकती हो। सेलिना की फटकार शहरी ननद के घमंड को निचोड़ कर रख देती है, जिसके बाद उनके कानों में अपनी भाभी के कहे शब्द गूंज उठते हैं। कल तक उन्होंने अपनी शहरी रुझान से जिस पहरावे को रौंदा था, आज उसी की कमी के आधार पर दोनों औंधे मुंह गिरती हैं। इसलिए कभी किसी शख्स को गांव शहर के आधार पर जज न करें, क्योंकि कल क्या होगा ये किसी ने नहीं देखा। सर से पांव तक सुहागन के जोड़े में सजी धजी मानसी आंखों में आस लिए छत की मुंडेर पर खड़ी अपने पति श्रवण के घर लौटने की बाट जोह रही थी। जाने कब इस बद्रा के पीछे छिपे चंदा की चमक दिखेगी, जाने ये श्रवण जी भी कहाँ रह गए। अचानक से मानसी की सास गंगा के चीखने की आवाज गूंज उठती है। श्रवण बेटा, ये क्या हो गया तुझे? मानसी दौड़कर छत से नीचे आती है, जहां उसके पति के पांव पर पट्टी चढ़ी हुई थी। साथ ही उसके माथे पर खून का रिसाव रोकने का नाम नहीं ले रहा। ये देखकर मानसी को धक्का लगता है। उसके हाथों से पूजा की थाली छूट जाती है। तभी एक अपरिचित आदमी बोलता है, हे माता करवा, अजी ये सब क्या हो गया? देखिए, दुर्घटना तो बेहद भयावह थी। गनीमत है कि बुरा प्रभाव पांव पर पड़ा है, इनकी जान बच गई। इतना बोलकर वह आदमी वहां से रुखसत हो जाता है कि मानसी कपकपाते जुबान से पूछती है,
सुनो जी, वो आदमी क्या कहना चाह रहा था? और आपके दोनों पांव पर पट्टी कैसे चढ़ी है? मानसी, तुम्हारा पति सदा के लिए अपाहिज हो गया। डॉक्टर का कहना है कि मैं भावी भविष्य में कभी अपने पांव पर दृढ़ खड़ा नहीं हो सकूंगा। ये सुनकर मानसी की आंखों के झरोखों से आंसू के झरने फूट पड़ते हैं। वह मंदिर में दंडवत करके माता करवा को स्मरण करके कहती है, हे माता करवा, मुझ सुहागन की भक्ति भाव में क्या कमी कसर रह गई थी जो आपने मेरे पति से उनके पांव ही छीन लिए हैं। सारा संसार आपको सुहागन स्त्री की देवी कहकर पूजता है। मेरे निष्ठा, मेरे विश्वास और मेरे उपवास का ये भेंट दिया है आपने। मेरे सुहाग को दीर्घायु देने की बजाय उनके पांव ही छीन लिए। बहू, माता करवा को दोष देना बुद्धिमान ही नहीं। क्या पता माता करवा के द्वारा ही आज श्रवण मृत्यु के द्वार से घर लौट सका है। सास की बात से सहमत होकर मानसी विश्वास की पाती बांधकर सुहाग के साज समान से सजी थाली लेकर माता करवा को स्मरण करके चांद की पूजा अर्चना करके अपने पति का चेहरा देखती है, जिसके बाद उसका उपवास पूर्ण होता है। मगर पति को इस अपाहिज की दशा देखकर मानसी निष्दिन भीतर ही भीतर कुढ़ती रहती है। समय गुजरता जाता है, दिन सप्ताह और सप्ताह महीनों के मंजर में बदलता है, जिसे देखकर एक दिन गंगा कहती है, बहू, जानती हूँ कि पत्नी होने के नाते तुझसे श्रवण का दुख देखा नहीं जा रहा। सास के इतना कहते ही मानसी की आंखें डबडबा जाती हैं और वह एक सांस में बिना रुके बोल पड़ती है, जैसे सैकड़ों सप्ताह का सिमटा दुख बाहर आ जाता है। तो और मैं क्या करूं सासू माँ? मेरे श्रवण की इतनी सेवा बाड़ी के बावजूद भी उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं आ रहा। उन्हें ऐसे बिस्तर पर लोथ पड़ा देखकर मेरा कलेजा कचोटता है। न भूख लगती है न प्यास। बहू, तेरे कुढ़ने से तेरा चेहरा कुम्हलाते जा रहा है। तू तो माँ करवा के प्रति सच्ची आस्था रखती है। सावित्री ने तो अपने पति के प्राण लौटने के लिए यमराज को भी ललकार दिया, पीछे नहीं हटी। स्वयं माता करवा ने भी अपने पति तुंगभद्रा को भी बचाया। माता करवा के सतीत्व के कारण स्वयं यमराज को भी माता करवा के श्राप के चलते उनके पति के प्राण लौटाने पड़े। अपनी सास की एक बात याद रखना बहू, विश्वास से भरी एक पत्नी चाहे तो अधोलोक से भी अपने पति के प्राण लौटा सकती है। फिर तेरा पति श्रवण तो केवल अपाहिज है। बहू, धीरज धर, माता करवा इन कष्टों से तुझे अवश्य उबारेंगी। कुछ दिनों में करवा चौथ का त्योहार मानसी के जीवन में दोबारा दस्तक देता है। मानसी बहू, कल करवा चौथ है और तू हाथ पर हाथ धरे यहाँ बैठी है। बाजार जाकर माँ करवा के चढ़ावे का सामान, फल, फलाहार इत्यादि लेकर आ बहू। श्रवण के बिस्तर धरने के बाद से सास बहू के घर की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय हो गई, क्योंकि घर खर्च श्रवण के कंधों पर जो था। मानसी सास के दिए जोड़ बटोर के साथ बाजार की ओर अग्रसर होती है, जहाँ सभी सुहागन करवा चौथ के लिए साड़ियाँ और श्रृंगार का सामान खरीद रही थीं। मगर उस गरीब बहू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने लिए बाहां भर चूड़ी भी मोल ले। उसने केवल माता करवा के चढ़ावे का सामान और फूल फलाहार लेकर घर आती है। करवा चौथ के एक रात पहले वह चांद को निहारती हुई भाव विभोर होकर कहती है, 2 साल पहले आज ही के दिन श्रवण मेरे लिए करवा चौथ का कितना सारा उपहार लेकर आए थे। मैंने आज भी सुहागन की उन निशानियों को संजो कर रखा है। मानसी संपूर्ण निष्ठा के साथ माता करवा का निर्जला व्रत करती है। वह सांझ को नहा धोकर अपने शादी का लहंगा पहनकर सुहागिन का श्रृंगार करके करवा चौथ का कलश भरकर करवा चौथ की कथा पढ़ती है, जिसके बाद वह चांद के निकलने की बाट जोहने लगती है। बहू, चांद निकल आया है, जा जाकर अपना व्रत खोल ले। उपवास के मारे तेरा चेहरा कुम्हला गया है। माँ जी, आप श्रवण का ख्याल रखना। मानसी पूजा की थाली लिए छत पर आकर चांद की पूजा करके हाथ जोड़कर कहती है, हे माँ करवा, मैंने संपूर्ण श्रद्धा से आपका व्रत किया है। माँ, मुझे इसका फल दो। मेरे सुहाग की अपंगता को नष्ट कर दो। माँ, मुझ सुहागन का सिंदूर सदा बना रहे, दया करो माँ। उस गरीब बहू की भक्ति भाव को देखकर आकाश मंडल में बैठी माता करवा की दासी कहती है, हे माता करवा, आपकी भक्त इतनी आतुरता से आपको पुकार रही है। माँ, उसकी पुकार में प्रति उत्तर दो माँ। ठीक है,
आज करवा चौथ की पावन बेला पर मैं मानसी के पति को पूर्ण रूप से चंगा करती हूँ। ये कहकर माँ करवा अपने दाहिने हाथ को श्रवण की ओर बढ़ाती हैं। उनके हाथों से निकल रही दिव्य किरणें जैसे ही श्रवण के अपाहिज पैर पर पड़ती हैं, श्रवण रोग के बिस्तर को त्याग कर मानसी के पीछे छत पर आकर कपकपाते कंठ से उसे पुकारता है। मानसी, ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? आप अपने पैरों पर अडिग खड़े हैं। पता नहीं मानसी, मैं बिस्तर पर पड़ा था, अचानक मेरे पैर डावाडोल होने लगे। हे माँ करवा, तेरा लाखों लाख धन्यवाद जो तूने मुझ दीन दुखियार इन गरीब बहू की विनती सुन ली। मानसी का चेहरा खुशी की खुमारी में खिल उठता है। वह अपने पति की पूजा करती है। श्रवण उसे जलपान पिलाता है। अगले दिन माता करवा की दया से आप एकदम भले चंगे हो चुके हैं। हमारे घर की माली हालत बेहद बिगड़ चुकी है। माँ करवा की दया से अब आप ठीक है। मैं चाहती हूँ कि हम सुहागन के साज श्रृंगार के थोक की एक दुकान खोल लें। अरे वाह मानसी, सोच तो बड़ी सुनहरी है। दोनों दंपत्ति माँ करवा के 16 श्रृंगार के नाम से एक श्रृंगार की दुकान खोलते हैं। मानसी की सुनहरी सोच उनके कारोबार पर गहरी छवि छाप छोड़ती है। कुछ समय बाद पूरे बाजार हाल्ट में उस गरीब बहू के दुकान को बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त होती है। देखते ही देखते एक दफा फिर करवा चौथ का दिन आने को होता है। सैकड़ों सुहागन करवा चौथ के लिए उन्हीं की दुकान से सुहाग का सामान खरीदने आती हैं। आकाश मंडल में ये देखती माँ करवा कहती हैं, देख रही हो दासी, सुहागन स्त्रियों के बीच माता करवा के करवा चौथ के पर्व की कितनी प्रसिद्धि और श्रद्धा है। हाँ माता, भली भांति देख रही हूँ, मगर आप मंद मंद क्यों मुस्कुरा रही हैं? दासी के प्रश्न पूरा होने से पहले ही माँ करवा एक गरीब सुहागन का भेष धरे मानसी की दुकान पर आती हैं। सुनो बहन, कल करवा चौथ है। मुझ गरीब सुहागन के पास एक भी पाई नहीं कि मैं माता करवा के चढ़ाने के लिए सुहाग का साज सामान मोल ले सकूं। अरे बहन, फिक्र मत करो, आओ मेरे संग। इसमें जो भी सुहाग का सामान तुम्हें चाहिए ले लो। मानसी माता करवा की झोली को सैकड़ों श्रृंगार के सामान से भर देती है। तभी माँ दुर्गा अपने दैव्य रूप में आकर मानसी को दर्शन देती हैं। हे माता करवा, आपको ये सुहागन हाथ जोड़कर नतमस्तक करती है। मानसी, मेरे प्रति तुम्हारा अथाह भक्ति भाव देखकर माता करवा का मन गदगद हो गया। आज माता करवा के बाद तुम सुहागनों में धन्य सुहागन स्त्री के स्वरूप में जानी जाओगी। सदा सुहागन रहो। ये कहकर माता करवा अपने लोक लौट जाती हैं। अगले दिन मानसी पूरे चितवन से करवा चौथ का व्रत करके उनकी पूजा करती है। सचमुच में माता करवा सुहागन स्त्रियों का शीश हैं। एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें करुणा अपनी सास मंदाकिनी और अपनी नंद सुप्रिया के साथ रहती थी। करुणा का पति काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर ही रहा करता था। वो घर भी बहुत कम आया करता था। करुणा के माता पिता गरीब थे और उन्होंने बहुत ही मुश्किलों के बाद अपनी बेटी करुणा की शादी विपिन से करवाई थी, जिसकी वजह से विपिन की मां मंदाकिनी और उसकी बहन सुप्रिया हमेशा करुणा को जली कटी बातें सुनाती रहती थी। करुणा अभी गर्भवती थी और उसे 5वां महीना चल रहा था। एक दिन सुबह करुणा रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही होती है। अरे इतने आराम आराम से क्यों बना रही हो? तुम्हें पता है ना, मुझे कॉलेज के लिए 8 बजे निकलना होता है। तुम्हारी वजह से मैं रोज कॉलेज लेट पहुंचती हूँ। अरे बेटी, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों गुस्सा हो रही है? क्या बताऊँ माँ, रोज रोज भाभी मुझे लेट करवा देती है। अब भला कोई इनसे पूछे कि कॉलेज इनकी रसोई के हिसाब से चलता है या फिर अपने समय के हिसाब से। क्यों री बहू, क्या तुझे समय नहीं दिखाई देता? अरे तेरी वजह से मेरी बेटी को रोज रोज लेट होने पर बातें सुननी पड़ती हैं। अगर आइंदा तूने समय पर नाश्ता नहीं बनाया तो तेरी खैर नहीं। मुझे माफ कर दो सुप्रिया, दरअसल आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह से कई बार पेट में दर्द हुआ है, जिसकी वजह से काम करने में थोड़ी परेशानी हो रही है। हाँ, तुझे तो काम करने में परेशानी तो होगी ही। अब तुझे बच्चे का बहाना जो मिल गया है। अरे तेरे बाप ने दहेज में नौकर भेजे थे क्या, जो काम में इतनी काम चोरी करती है? माँ जी, आप ऐसा क्यों कहती हो? भला मैं काम में काम चोरी कब करती हूँ? हाँ, लड़ा ले तू अब मुझसे जुबान। यही सिखाया है ना तेरे माँ बाप ने तुझे। अरे माँ, क्यों इसके मुंह लग रही हो? गरीब खानदान की है ना, इसको क्या कुछ पता होगा? कभी स्कूल तो गई नहीं होगी। मंदाकिनी वहाँ से चली जाती है।
जिसके बाद करुणा खाना बनाकर घर की साफ सफाई में लग जाती है, जिसकी वजह से उसे अपने पेट में दर्द महसूस होने लगता है। बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, ऊपर से अब इतना सारा काम बचा है, कैसे करूं? अगर काम पूरा नहीं हुआ तो माँ जी तो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। अपनी सास के डर से करुणा काम करने में लगी रहती है। ऊपर से उसकी सास उसके लिए कपड़ों का ढेर लगा देती है, यहाँ तक कि घर के सारे पर्दे भी उतार कर दे देती है और उससे कहती है, ये ले, इन्हें अच्छे से धो दे, ये कपड़े धुलने के बाद फूलों की तरह खिल जाने चाहिए। बेचारी करुणा कुछ कह नहीं पाती और चुपचाप कपड़े उठाकर धोने लगती है। कपड़े धोते हुए उसे शाम का वक्त हो जाता है। माँ, माँ, कहाँ हो आप? जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो मैं पास हो गई। अरे वाह मेरी बेटी, ऐसे ही पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ते रहो और खुश रहो। अरे बहू, कहाँ है तू? अरे जल्दी से यहाँ पर आ और आज मेरी बेटी की पसंद का ही खाना बना, वह कॉलेज में पास हो गई है। करुणा जैसे जैसे करके मंदाकिनी के पास आती है और उससे कहती है, माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती, मुझे हॉस्पिटल ले चलिए। अरे फिर से तेरे ड्रामे शुरू हो गए, जा चुपचाप जाकर खाना बना ले, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए तेरा। लेकिन माँ जी, बस और कुछ नहीं, जो कहा है उसे चुपचाप कर, नहीं तो तू जानती है। करुणा कुछ न कह पाती और चुपचाप रसोई में अपनी ननद सुप्रिया की पसंद का अकेले रोते हुए खाना बनाने लगती है। जैसे ही खाना बनकर तैयार हो जाता है, करुणा अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद रसोई में छिपकली आती है जो अचानक से खाने में गिर जाती है। जब मंदाकिनी और सुप्रिया दोनों बैठकर खाना खाते हैं तो उनके खाने में छिपकली आती है, जिसे देखकर वो दोनों आग बबूला हो जाती हैं। देखा माँ आपने, इस पर टीचर ने हमारे खाने में छिपकली डाल दी, इसका मतलब ये हमसे नफरत करती है और हमें मारना चाहती है। अरे बेटी, तू सही कहती है, कोई बहू अपनी सास को पसंद नहीं करती। अरे छिपकली वाला खाना खिलाने से अच्छा तो ये था कि ये मेरा गला ही दबा कर मार देती। अभी बताती हूँ इसे। सुप्रिया और मंदाकिनी दोनों करुणा के कमरे में जाती हैं और उसके सोते हुए बाल पकड़ लेती हैं, जिसके बाद करुणा रोते हुए उठती है। माँ जी, मुझे छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी, मेरे बाल छोड़ दीजिए। अरे ऐसे कैसे छोड़े तुझे? तू हमें छिपकली वाला खाना खिलाना चाहती थी ताकि हम दोनों माँ बेटी मर जाएं। अरे कमीनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे खाने में छिपकली डालने की? अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। मंदाकिनी करुणा के मुंह पर थप्पड़ ही थप्पड़ मारने लगती है, जिसके बाद वो उसे घर से निकाल देती है। बेचारी करुणा की हालत ठीक नहीं होती और उसके पेट में भी दर्द होने लगता है। वो चलते चलते सड़क के किनारे पर पहुंच जाती है, जहां पर बड़े बड़े सीवर पाइप पड़े होते हैं। वो उनके अंदर जाकर लेट जाती है। बेचारी करुणा अपने पति को याद करती करती सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, करुणा अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए लोगों से भीख मांगने लगती है। भीख मांग मांग कर वो अपना किसी तरह पेट भरती है। देखते ही देखते उसको पूरे 9 महीने हो जाते हैं और एक दिन उसे बहुत तेज दर्द होता है। कोई मेरी मदद करो। आई माँ। तभी वहां से एक औरत गुजर रही होती है। वो करुणा की सहेली कविता होती है और करुणा को इस हालत में देखकर वो बहुत अचंभित रह जाती है। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट करती है, जिसके बाद करुणा एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। अरे करुणा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तेरे गरीब माता पिता ने तो तेरी शादी बहुत बड़े घर में की थी, फिर ये सब कैसे हुआ? करुणा अपनी सहेली कविता को उसके बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर कविता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो उसी समय अपने फोन से करुणा की पति को फोन करती है और उसे उसकी माँ और बहन की पूरी सच्चाई बताती है, जिसे सुनते ही संजीव तुरंत फ्लाइट पकड़कर कुछ ही घंटों में हॉस्पिटल आ जाता है। अपनी पत्नी की ये हालत देखकर उसे बहुत अफसोस होता है। मुझे माफ कर दो करुणा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुम्हें और अपने बेटे को अपने साथ ले जाऊंगा। सबसे पहले संजीव अपनी पत्नी को लेकर अपनी माँ और अपनी बहन के पास जाता है और उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाता है। माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी पत्नी के ऊपर इतने जुल्म करोगी, और आपने तो उसके गर्भवती होने के बारे में भी नहीं सोचा। अरे भैया, आप किस औरत की बात में आ रही हो? ये औरत झूठ बोल रही है और आपको हमारे खिलाफ भड़का रही है। चुप करो सुप्रिया, तुमने भी मेरी पत्नी के साथ कम ज्यादती नहीं की। तुम दोनों को मैं कभी माफ नहीं करूंगा।
मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। नहीं बेटा, ऐसा मत कर, हम तेरे बिना कैसे रहेंगे, हमें छोड़कर मत जा। संजीव अपनी पत्नी और अपने बेटे को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद करुणा अपने छोटे से परिवार में खुशी खुशी रहने लगती है। अब उसकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। भाभी, अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। बस कुछ ही समय में मैं यहाँ से चली जाऊंगी, ताकि भैया को मेरे इस राज के बारे में पता ना चल सके। अरे सीमा, आखिर तुम इस हालत में कहाँ जाओगी? जरा अपने आप को देखो, अब तुम्हारा पेट दिखने लगा है। लेकिन भाभी, अगर मैं इस घर में भैया के सामने और रहूंगी तो उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा और उन्हें मेरा ये राज पता चल जाएगा। सीमा, मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। मानवी सीमा को अपने प्लान के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद सीमा प्लान के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही शाम को प्रवीण ऑफिस से घर आता है, सीमा अपने भाई प्रवीण से कहती है, भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। दरअसल कॉलेज की तरफ से मुझे 1 साल के लिए शहर में जाकर पढ़ाई करनी होगी। लेकिन बहन, तुम अकेले शहर में कैसे रहोगी? मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ूंगा? दरअसल शहर में मेरी कुछ सहेलियां अपने परिवार के साथ रहती है। आप डरो मत, मैं उनके साथ रहूंगी, वो मेरा अच्छे से ख्याल रखेंगी। सीमा शहर जाने की जिद पकड़ लेती है, जिसके बाद प्रवीण को ना चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ती है। चलो ठीक है, अब तुम इतनी जिद कर रही हो तो तुम चली जाओ, लेकिन मन लगाकर पढ़ाई करना। सीमा बहुत खुश होती है और अपना बैग पैक करके घर से चली जाती है। उसके जाने के बाद दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अरे अब कौन आ गया? मैं ही देख लेता हूँ। प्रवीण दरवाजा खोलता है और दरवाजे पर एक बुरखे में औरत खड़ी होती है। जी कहिए, आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है? तभी मानवी आती है और प्रवीण से कहती है, अजी ये मेरी दोस्त है, कुछ समय के लिए मेरे पास रुकने आई है। मानवी बुरखे वाली औरत को अपने घर ले आती है, जिसके बाद वो प्रवीण को कमरे में लेकर जाती है और उससे कहती है, देखिए, मेरी सहेली अभी गर्भवती है और उसका पति उसे छोड़कर चला गया है। इसीलिए मैंने सोचा कि उसकी देखभाल के लिए मैं उसे यहीं बुला लूं। उसे यहाँ बुलाकर मैंने कोई गलती तो नहीं की ना? अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा काम है। आखिर ये औरत भी तो मेरी बहन की तरह है। ऐसा कहकर प्रवीण वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मानवी बुरखे वाली औरत को सीमा के कमरे में लेकर जाती है। जैसे ही वो औरत अपना बुरखा ऊपर करती है, वो और कोई नहीं बल्कि सीमा ही होती है। देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारे भैया तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। अब तुम अपने पूरे 9 महीने आराम से निकाल सकती हो। आखिर एक भाभी होकर मानवी अपनी ननद की प्रेगनेंसी अपने पति से क्यों छुपा रही थी? चलिए, ये जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अगले दिन सुबह, अजी ये लीजिए, मैंने आपका लंच पैक कर दिया है। अरे तुम्हारी जो सहेली आई हुई थी, क्या वो अभी तक नींद से जागी नहीं है? अजी गर्भवती के चलते डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में वो उठ जाएगी। प्रवीण के जाने के बाद सीमा बुरखे के साथ बाहर आती है, जिसके बाद वो अपनी भाभी से कहती है, अरे भाभी, अच्छा हुआ आपने भैया को संभाल लिया। अब मुझे मेरा सपना पूरा करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही धीरे धीरे सीमा का कुछ समय बीतने लगता है और वो बुरखे की मदद से अपने यहाँ गर्भवती के कुछ महीने आराम से बिता लेती है। कभी चटपटे गोलगप्पे खाके तो कभी अपनी भाभी के हाथों का स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाकर। देखते देखते गर्भवती अवस्था में पूरे 8 महीने गुजर जाते हैं और एक दिन सीमा अपनी भाभी से कहती है, भाभी, 8 महीने गुजर गए हैं, बस 1 महीने की और बात है, फिर ये बच्चा इस दुनिया में जन्म ले लेगा और हमें पूरे 25 लाख रुपए मिलेंगे, जिनसे मैं अपना सपना पूरा कर सकती हूँ। सीमा, मैं भगवान से दुआ करूंगी कि तुम जल्दी से जल्दी अपने सपने को साकार करो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। अरे आज तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसी बात पर भाभी जी मुझे अपने हाथों से गरम गरम पकोड़े खिला दो। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, अपनी ननद को गर्मा गर्म पकोड़े बनाकर जरूर खिलाऊंगी। मानवी रसोई में पकोड़े बनाने जाने ही वाली होती है कि तभी सीमा के फोन पर एक कॉल आती है। अरे वाह शेरू, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी, तो बताओ
कैसे फोन करना हुआ? फोन की दूसरी तरफ शेरू बहुत ज्यादा घबराया हुआ और परेशान होता है। वो हड़बड़ाते हुए कहता है, सीमा, वो दोनों भाग गए। अलीना और जैकी दोनों मुंह छुपाकर भाग गए और वो इंडिया कभी नहीं आएंगे। ये सुनते ही सीमा के हाथों से फोन गिर जाता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। वो दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो अपना बच्चा लिए बिना यहाँ से कैसे भाग सकते हैं? मैं उनको यहाँ से नहीं जाने दे सकती। अरे सीमा, आखिर हुआ क्या है? कुछ बताओ तो सही। अलीना और जैकी दोनों अपना बच्चा छोड़कर मुझे फंसाकर यहाँ से चले गए। सीमा तुरंत अपना बुर्खा उतारती है और उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो सड़कों पर आती जाती गाड़ियों में उन दोनों को ढूंढने लगती है। तभी रास्ते में सीमा का भाई प्रवीण उसे देख लेता है। अरे सीमा, तू यहाँ? और ये सब क्या है? ये तूने अपनी हालत क्या बना रखी है? सीमा को कुछ समझ नहीं आता और वो रोते हुए अपने भाई के गले लग जाती है, जिसके बाद प्रवीण उसे वापस घर लेकर आता है। तुम दोनों ननद भाभी ने मुझसे जितने झूठ बोलने थे बोल लिए। अब मुझे सब कुछ सच सच बताओ। आखिर ये सब कैसे हुआ? एक दिन मैं अपने डांस कंपटीशन से वापस आ रही थी। आप तो जानते ही हो कि मैं हीरोइन बनने के लिए पैसे जोड़ रही थी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मुझे मुंबई जाकर हीरोइन बनना था। तभी मुझे एक दिन अलीना और जैकी मिले। वो एक ऐसी औरत ढूंढ रही थी जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। वो दोनों एक औरत की कोख में अपना बच्चा रखना चाहते थे। उन्होंने मुझे 25 लाख रुपए देने का वादा किया था। मैंने सोचा 9 महीने उनकी औलाद को अपने पेट में पालकर उन्हें लौटा दूंगी, लेकिन वो तो मुझे धोखा देकर यहाँ से चले गए। सीमा, ये तूने क्या कर दिया मेरी बहन? समाज में लोग तेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मेरी बहन बिन ब्याही माँ है? देखिए, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मेरी ननद बिन ब्याही जरूर है, पर इसमें मेरी ननद की कोई गलती नहीं है। प्रवीण को कुछ समझ नहीं आता और वो अलीना और जैकी को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों का कोई पता नहीं चलता। जिसके बाद 9 महीने बीत जाते हैं और अब सीमा एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जो दिखने में बिल्कुल गोरों की तरह होता है। कितना सुंदर बच्चा है। इतना सुंदर बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। जैसे ही मानवी बच्चे को गोद में उठाती है, वे उस बच्चे को देखती ही रह जाती है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगता है। जिसके बाद मानवी अपने पति प्रवीण से कहती है, तो क्या हुआ? सीमा बिन ब्याही है, लेकिन देखो कुदरत का करिश्मा, आज तक हमें कोई औलाद नहीं हुई। हमारी शादी को कितने साल हो गए। लगता है ये भगवान की ही मर्जी थी। उन्होंने इस मासूम जान को हमारी झोली में डाल दिया। हम इस बच्चे को हमारा नाम देंगे। अपनी भाभी के मुंह से ये सब सुनकर सीमा को बहुत खुशी मिलती है। उस दिन के बाद प्रवीण और मानवी दोनों सीमा के बच्चे को अपना नाम देते हैं, जिसके बाद वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सीलमपुर गांव के पास के शहर में सरोज अपनी बेटी शिवानी और पति बबलू के साथ रहती थी। बबलू अक्सर तबीयत खराब होने की वजह से चारपाई पर ही पड़ा रहता था। वो लोग इतने गरीब थे कि उन पर अपना खर्चा उठाने का कोई जरिया नहीं था। तभी माँ बेटी आपस में दुखी चेहरा लटकाए जा रहे थे कि सरोज की सहेली निमृत उसे देखकर बुलाती है। अरे सरोज, शिवानी बेटा, अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो और इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे निमृत, तू? अब क्या बताऊं, खाने पीने का कोई जरिया नहीं है, ना मुझे कोई काम मिल रहा है। ऊपर से सर्दी कितनी है कि पूछो मत। वैसे ही काम करने का मन नहीं करता। अरे तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? तू कोई अपना काम कर ले। ऐसा कर, सर्दी हो रही है तो अंडे बेच ले, इससे बहुत ज्यादा बिक्री भी होगी और तेरा काम भी चल जाएगा, क्योंकि लोग सर्दियों में ना अंडों को बहुत खाते हैं और वो सस्ते दर पर भी मिल जा रहे हैं। अरे हाँ निमृत, तूने तो मुझे बिल्कुल सही रास्ता दिखाया है। अच्छा हुआ जो तूने बता दिया। बबलू जी की भी टेंशन थी, क्योंकि उनकी तबीयत खराब चल रही है काफी समय से। अरे अब तो फिक्र मत कर, सब बढ़िया होगा। और बेटा, पढ़ाई चल रही है तुम्हारी? जी आंटी, मैं घर पर ही पढ़ती हूँ। क्यों बेटा, स्कूल नहीं जाती तुम? स्कूल तो तब जाएगी ना यार जब पैसों का कोई जरिया होगा। एडमिशन, किताब, यूनिफॉर्म में पैसे चाहिए जो हम नहीं दे सकते। पर अब मैं अंडे बेचकर मेहनत करूंगी, फिर मेरी बेटी पढ़कर जरूर कुछ न कुछ बनेगी।
चल बढ़िया है, मैं चलती हूँ। ये कहकर निमृत चली जाती हैं और दोनों माँ बेटी अपने घर आकर इंसानी रूप से चुड़ैल रूप में आ जाते हैं और अपने भूतिया पति के पास जाकर बैठ जाती हैं। बबलू जी, आप फिक्र मत कीजिए, कल से मैं अंडे बेचूंगी और उन पैसों से मैं आपका इलाज करवाऊंगी। माँ, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, ठीक हो जाएंगे। पर उसके लिए शुरुआत में तुझे मेरी थोड़ी मदद करनी होगी। मेरे साथ अंडे की दुकान पर आना होगा। जब पैसे आ जाएंगे तो मैं तेरा स्कूल में दाखिला करा दूंगी, पापा भी ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना? अरे तुम दोनों ने अपना चुड़ैल रूप क्यों ले लिया है? दरवाजा बंद तो है ना? आप फिक्र मत कीजिए, दरवाजा बंद है। हमें किसी ने नहीं देखा इस रूप में और ना ही हम किसी को पता चलने देंगे। ठीक है। अरे चलिए, अब आप आराम कर लीजिए, कल से मुझे अंडे बेचने की रेडी भी लगानी है। ये कहते ही तीनों भूत और चुड़ैल सो जाते हैं। अगले दिन इंसानी रूप में आकर किसी तरह जुगाड़ करके शिवानी और सरोज अंडे बेचने की एक छोटी सी रेहड़ी लगा लेते हैं और अंडे बेचना शुरू करते हैं। आइए आइए, सर्दी में आइए, लुभावने अंडे खाइए, जो देगा आपके शरीर को गर्मी और बचाएगा आपको सर्दी से। आइए आइए, मसालेदार अंडे, उबले अंडे, हाफ बॉयल अंडे, ऑमलेट खाइए। बाप रे बाप, कितनी ठंड पड़ रही है। आइए आइए, इस ठंडक में लुभावने अंडे खाइए। हाँ, आइए, 10 रुपए के 3 अंडे, 10 रुपए के 3 अंडे, मसालेदार अंडा 5 रुपए का। माँ, मैं तो कांप रही हूँ, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। बस बेटा, बस बोनी हो जाए, थोड़ा सा बस बोनी हो जाए, फिर तुझे आखिरी में मैं दे दूंगी। ठीक है माँ। ये बोलते ही सर्दी से ठिठुरते हुए लोगों का आना शुरू हो जाता है। ओहो आंटी जी, बहुत ठंड हो रही है, जरा एक प्लेट बॉइल्ड एग लगाना। अभी देती हूँ, मसाला डालूं क्या? हाँ जी, डाल दीजिए। ये कहते ही सरोज उसे अंडे दे देती है। तभी और भी लोग आकर उनसे अंडे मांगते हैं, जिन्हें वो माँ बेटी मिलकर दे दिया करते हैं। आंटी, मुझे 5 अंडे पैक कर दीजिए। कौन सा अंडा? अंडे का फंडा है, सादा या हाफ फ्राई, हाफ बॉयल? 3 मसाला अंडे और 2 फ्राई अंडे। माँ, आप अंडे फ्राई कर दो, मैं मसाला अंडे को पैक कर रही हूँ। ठीक है बेटा। इस तरह रोज शाम से रात तक माँ बेटी ठंड में अंडों को बेचा करती थी। थोड़े पैसे इकट्ठे होने के बाद वो कहती हैं, शिवानी बेटा, मैं पहाड़ी वाले तांत्रिक बाबा के पास जा रही हूँ तेरे पापा की दवाई लेने। तू जब तक अंडे की रेहड़ी संभाल लेना। माँ, आप निश्चिंत रहना, मैं संभाल लूंगी। ये बोलते ही चुड़ैल उस तांत्रिक बाबा के पास चली जाती है और कहती, तांत्रिक बाबा, मेरी मदद करो, मेरे पति काफी समय से बीमार हैं। एक चुड़ैल ने उन पर अपनी शक्ति का प्रभाव डाल दिया है, जिस वजह से वो बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहे हैं। मेरा परिवार बिना भूत या शक्तियों के सफर कर रहा है। यदि हम पर काली शक्तियाँ होती तो गरीब की जिंदगी ना बिताते। तुम फिक्र मत करो, मुझ पर हर प्रकार की शक्ति का तोड़ है। कौन सी शक्ति का प्रयोग किया है उस पे साक्षी? शरीर में कैसा महसूस हो रहा है? बाबा, उनका शरीर नीला पड़ गया है और शरीर टूट रहा है। अच्छा, उसने विषाबांधिक शक्ति का प्रयोग किया है। रुको, मैं अभी जड़ी बूटी बना कर देता हूँ। ये कहते ही तांत्रिक अपनी शक्ति और पत्तों से एक जड़ी बूटी बनाकर छोटी सी लुटिया में देता है। ये तुम दोनों अपने पति के शरीर पर लेप की तरह लगा देना, कुछ ही दिन में वो ठीक हो जाएगा। शुक्रिया बाबा, ये आपकी दक्षिणा। वो लेप लेकर आ जाती है। चुड़ैल अपने पति के लेप लगा देती है। वहीं शिवानी अंडे की रेहड़ी संभाल रही थी। आइए आइए, अंडे ले जाइए, गर्मा गर्म, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। अरे बेटा, तुमने आखिर अंडे की रेहड़ी खोल ही ली, तो कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? अच्छा चल रहा है आंटी। अच्छा बेटा, मुझे 6 अंडे पैक कर दो। ठीक है आंटी। शिवानी ये कहकर निमृत को अंडे दे देती है, फिर वो चली जाती है। कुछ देर बाद 2 लड़के आते हैं और उससे अंडे मांगकर खा जाते हैं। तभी शिवानी कहती है, भैया, आप दोनों के 50 रुपए हो गए, पैसे दे दीजिए। क्या बोली चुटकी? पैसे दे दो? कौन से पैसे? तुझे पता नहीं हम दोनों इस एरिया के डॉन हैं? हमसे कोई भी टुच्ची मुच्ची रेडी वाला पैसे नहीं देता। चल आजा, विकास, चलते हैं। हाँ चल।
नहीं नहीं भैया, ऐसा मत करो, मुझे पैसे दे दो, ये बहुत जरूरी पैसे हैं मेरे पिताजी के इलाज के लिए। तुम छोटे लोगों की यही टेंशन है, एक बार बोलने पर समझ नहीं आता। चल निकल यहाँ से, कोई पैसे वैसे नहीं है। ये बोलते ही वो लड़का शिवानी को धक्का देकर जाता है। तभी ये सब होता हुआ चुड़ैल देख लेती है, जिससे वो उन दोनों लड़कों को चांटे मारकर सबक सिखाती है और उनकी गर्दन पकड़कर कहती है, तुम दोनों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी को धक्का मारने की? एक तो मेरी दुकान के अंडे खाते हो, ऊपर से पैसे भी नहीं दिए। चलो चुपचाप पैसे निकालो, वरना तुम्हें मैं मार डालूंगी। चुड़ैल, हमें मत मारो, तुम्हें पैसे चाहिए ना, मुझसे पैसे ले लो, पर हम दोनों को छोड़ दो। हमें मत मारना, हमें छोड़ दो, ये लो तुम्हारे पैसे, ये लो एक्स्ट्रा, ले लो, हमें छोड़ दो। लेकिन शाबाश, अगर आगे से कभी किसी गरीब, बेसहारा या मासूम लोगों को परेशान किया ना, तो अगली बार जिंदा रहने के काबिल नहीं रहोगे। ये बोलते ही चुड़ैल इनसे पैसे लेकर उन दोनों को बहुत दूर तक पटक देती है और अपनी बच्ची से कहती है, बेटा तो ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। वो तो सुबह माँ हमें किसी ने देखा नहीं, चलो पापा के पास चलते हैं। हाँ बेटा। इस तरह ये कहकर दोनों माँ बेटी घर चली जाती हैं। वक्त बीतता है, चुड़ैल अपने पति के लेप भी लगाया करती थी, जिससे वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था और उसके शरीर का दर्द कम हो रहा था। वहीं दूसरी ओर दिन में शिवानी स्कूल जाया करती थी और रात में अपने माँ के साथ अंडे बेचा करती थी। धीरे धीरे उनके अंडों का काम चलने लग गया था और सर्दियों में लोगों की भीड़ लग जाती थी। कुछ समय बाद उसका पति भी ठीक हो जाता है और घर की स्थिति भी सही हो जाती है और वो एक बड़े अंडे की दुकान खोल लेता है। जहां एक दुकान पर माँ बैठती थी, वहीं दूसरी दुकान पर शिवानी एग रोल, ऑमलेट, एग फ्राई, एग भुर्जी इत्यादि अंडों से बने अनेक प्रकार के अंडे लोगों को बना बना कर खिलाती थी। अरे जरा मुझे एक एग भुर्जी और एक एग रोल दे दो। ये लीजिए अंकल। भूतिया बबलू के ठीक होने के बाद वो भी दुकान पर अपनी पत्नी और बेटी की मदद कराया करता था। इस तरह वो भूतिया परिवार लोगों से अपनी पहचान छुपाकर खुशी खुशी अंडे बेचकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं।